स्वागत है आपका हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज़ में। बच्चों, हमने चार्टर एक्ट 1813 का पढ़ लिया है और चार्टर एक्ट 1833 का पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे जो एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 का, वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अंग्रेज़ों की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाती है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का पढ़ने से पहले हम किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया में जो कि अंग्रेज़ों ने एस्टैब्लिश किए, उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो हमारी लोकल मदरसे थे और जो पाठशालाएं थी वो तो चल ही रही थी। गवर्नमेंट बीच में उनको ग्रांट्स भी देती रहती थी, लेकिन उनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। तो जो कई तो ऐसी पाठशालाएं थी जो बिना ग्रांट के भी चल रही थी। तो जैसे हर गांव में जो पंडित लोग थे वो पढ़ाया करते थे, इसी तरह से मदरसा भी होते थे। तो बच्चों को पढ़ाने का काम ऐसा नहीं है कि होता नहीं था, होता था, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना भी होता था। तो गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए हैं जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट नहीं आया था, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम समझते हैं इसे कि बच्चों देखो, जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो गवर्नर्स थे, उनकी ये पॉलिसी थी कि हम रिलीजियसली न्यूट्रल रहेंगे, हम धार्मिक चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये पॉलिसी हुई कि हम थोड़ा बहुत जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको उसी तरह से सपोर्ट करते हैं जैसा कि वो है। तो यानी कि वो उसमें चेंजेस नहीं लाना चाहते थे, थोड़ा बहुत मतलब टेक्नोलॉजी या जो मॉडर्न चीज़ें हैं, साइंस है, उनको इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाना चाहते थे वो, लेकिन उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से चेंज नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए जैसे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो उनको ग्रांट्स देते थे, उनकी सपोर्ट करते थे। तो अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो 4 कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये उस माइंडसेट के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा बनाए गए हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को बनाने में भारत के जो जागरूक लोग हैं उनका तो योगदान है ही, लेकिन ज़्यादा योगदान इसमें अंग्रेज़ ऑफिसर्स का है जो कि ओरिएंटलिस्ट थे। बच्चों, ओरिएंटलिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो ईस्ट के बारे में जानना चाहता हो, ईस्ट को पढ़ता हो, ईस्ट को बहुत ही महान मानता हो। तो ऐसे जो अंग्रेज़ अफसर थे उनके दिमाग में ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने का आइडिया आता है और फिर वो जो वहाँ के गवर्नर्स हैं उनकी मदद से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है जब तक कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट नहीं आ जाता। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लोकल लोगों की सपोर्ट से चलते रहे। तो एक एक करके अब हम इन चारों इंस्टीट्यूट्स को, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक एक करके अब हम पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, डेट्स हमें याद रखनी है। तो चलो स्टार्ट करें। हिंदी आचार्य में अब हम पढ़ते हैं बच्चों बनारस संस्कृत कॉलेज के बारे में। तो आज के समय पर ये जो कॉलेज है इसे कहा जाता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जी हाँ बच्चों, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ये एक्चुअली कभी बनारस संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। अब हम इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय होने से जस्ट पहले 1958 से पहले तक तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली एक कॉलेज वार्ष्णेय संस्कृत कॉलेज के नाम से काम करती थी। और क्योंकि जो संपूर्णानंद थे उन्होंने बहुत ही मेहनत की, उनकी कोशिशों की वजह से ही ये जो कॉलेज है ये एक यूनिवर्सिटी बन गया। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो अब हम इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो 1791 में ये एक कॉलेज था, संस्कृत का कॉलेज था। बच्चों, इस कॉलेज को बनाया गया था, ये आइडिया था जॉनथन डंकन का, जो कि उस समय रेजिडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि आगे जाकर गवर्नर भी बनते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के। तो ये जो जॉनथन डंकन थे उनका ये आइडिया था, उन्होंने ही आइडिया दिया। उस समय के जो गवर्नर थे उनको कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को उन्होंने, जो गवर्नर हैं, उनको ये कहा कि हमें एक संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि हम प्रिजर्व कर सके संस्कृत वांग्मय को, संस्कृत की ग्रामर को। तो इसीलिए
अगर हम इस तरह का कॉलेज एस्टैब्लिश करते हैं तो हम अपनी ब्रिटिश सपोर्ट दिखा सकते हैं इंडियन एजुकेशन के लिए। तो ये आइडिया उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया और जिसको कि उस टाइम के जो गवर्नर थे उन्होंने माना है और उन्होंने पूरे 20,000 रुपए दिए हैं इस चीज़ के लिए। और एनुअल बजट था 20,000 रुपए का, जो एनुअल बजट दिया जाता था इस कॉलेज के लिए, संस्कृत कॉलेज के लिए, जो कि बनारस में एस्टैब्लिश किया गया। और इसके जो सबसे पहले प्रिंसिपल हैं उनका नाम है जॉन मुइर। तो इनके फर्स्ट प्रिंसिपल जॉन मुइर हैं। और बच्चों, जब ये अब एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पे कि जब ये कॉलेज बनाया गया था तब उस समय के अंग्रेज़ों के दिमाग में ये था कि हम जो भारत के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके मदरसों को हम सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू हैं उनके इस तरह के जो उनका अपना लिटरेचर है संस्कृत वाला, उस तरह के कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम सपोर्ट करते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आप लोगों के साथ है। तो वो एजुकेशन जो है इंडिया की उसमें हेरफेर नहीं करना चाहते थे। वो पहल तो ये दिखाना चाहते थे कि हम आपकी सपोर्ट में हैं, लेकिन हाँ वो उसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह को भी इंक्लूड करना चाहते थे, इसीलिए वो ग्रांट्स भी दिया करते थे। तो अब लेकिन ये हम बनारस संस्कृत कॉलेज जो है ये ऐसे कॉलेज इस तरह से एस्टैब्लिश और मदरसे इसलिए एस्टैब्लिश किए गए ताकि अभी जैसे हमने पढ़ा कि उसको हम सपोर्ट दिखा सके इंडिया के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन ये सब जो किया था ये ओरिएंटलिस्ट की वजह से हुआ था। ओरिएंटलिस्ट वो ऐसे अंग्रेज अफसर थे जो कि जो ईस्ट है, जो पूर्व है, उसको महान समझते थे और पूर्व के बारे में जानना चाहते थे, रिसर्च करना चाहते थे। उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी, उन्होंने उर्दू भी सीखी थी, फारसी भी सीखी थी। तो वो इन जो पूर्व के देश है उनको समझना चाहते थे, उनके कल्चर को समझना चाहते थे और यहाँ के कल्चर को महान भी समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए। लेकिन जब उसके बाद जब विलियम बेंटिक आते हैं और फिर उसके बाद लॉर्ड मैकॉले आते हैं, तो उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, हमें एजुकेशन जो है इंडियंस के हिसाब से नहीं, हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह के जो कॉलेज हैं, बनारस संस्कृत कॉलेज है या जो दिल्ली कॉलेज है जो कि मदरसा था, तो इस तरह के जो मदरसा हैं या संस्कृत कॉलेज हैं इनको पहल तो अंग्रेज़ सपोर्ट करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई तो उन्होंने फिर ऐसे कॉलेजेस को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। और फिर उसके बाद से ये सरकारी सपोर्ट से नहीं, ये कॉलेज जो हैं या मदरसे जो हैं वो लोकल सपोर्ट से चलने लगे और जो अभी तक सर्वाइव कर गए, जैसे कि दिल्ली कॉलेज है, जो दिल्ली का मदरसा था वो सर्वाइव कर गया। ऐसे ही बनारस संस्कृत कॉलेज ये सर्वाइव कर गया, आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है। तो ये इस तरह से बने हैं बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया है कि बनारस संस्कृत कॉलेज क्या था, कब एस्टैब्लिश किया गया। बच्चों, हिंदी आचार्य में अब हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली कॉलेज के बारे में। तो इसके अलग अलग नाम हैं, एक तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, या फिर जाकिर हुसैन कॉलेज है, या फिर एंग्लो अरबिक कॉलेज है और दिल्ली कॉलेज है। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो की गई थी वो एक्चुअली 1828 में की गई थी। इसकी पूरी डिटेल में अब हम पढ़ते हैं। ये जो कॉलेज है ये एक्चुअली आज के टाइम पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलेज है, उसके अंदर आता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। और इसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है बच्चों वो ये है कि ये जो इस कॉलेज को एक्चुअली एक मदरसे के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक जनरल थे औरंगज़ेब की आर्मी में, गाज़ीउद्दीन खान। तो ये जो गाज़ीउद्दीन खान थे ये एक नोबल थे, जनरल थे औरंगज़ेब के गवर्नमेंट में। तो ये एक्चुअली ये भी याद करने के लिए आप रख सकते हैं इस चीज़ को याद कि इनके जो आगे बेटे थे वो थे आसफ जाह, और जिन्होंने आगे आसफ जाही डिनेस्टी या निज़ाम वाली जो डिनेस्टी हैदराबाद की उसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये एक्चुअली जो मदरसा था वो 1690 में इस्टेब्लिश किया गया था और इस मदरसे का ओरिजिनल नाम था मदरसा गाज़ीउद्दीन खान। ठीक है बच्चों, लेकिन जब मुग़ल जो सल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई थी तो उस वजह से ये जो मदरसा था ये धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन जो आम लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो लोकल नोबिलिटी थी, उन्होंने दोबारा इसे
एस्टैब्लिश किया, री एस्टैब्लिश किया, 1792 में री एस्टैब्लिश किया। और ये मदरसे के तौर पर ही काम करता था, एक मदरसा इंस्टीट्यूट था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको रिन्यू किया, इसी को ही रीऑर्गेनाइज कर दिया 1828 में। 1828 में इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और फिर इसका जो नया नाम रखा वो रखा एंग्लो अरबिक कॉलेज। ठीक है बच्चों, ये 1792 में दिल्ली कॉलेज बना है। एक्चुअली इसके ओरिजिनली एक मदरसा था, 1690 में एक मदरसे के तौर पर ये काम करता था, फिर ये बंद हो गया और फिर 1792 में ये दोबारा से काम करने लगा। और तब से ये काम कर रहा था जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इसे फिर रीऑर्गेनाइज करती है एंग्लो अरबिक कॉलेज के तौर पर 1828 में, 1828 में। उसके बाद से ही बच्चों ये एक कॉलेज के तौर पर काम करता रहा और फिर 1975 में इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी जी ने चेंज करके जाकिर हुसैन कॉलेज रख दिया। और जो जाकिर हुसैन थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे और वो बहुत बड़े एजुकेटर थे, एजुकेशन के फील्ड के एक जाने माने नाम थे, इसलिए उन्होंने इस कॉलेज का नाम जाकिर हुसैन कॉलेज रख दिया। और इसके जो असली बिल्डिंग है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आती है अब, तो ये इसकी जो एक्चुअली बिल्डिंग है ये जो ASI है उसने डिक्लेयर किया है कि ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, 300-400 साल से चल रहा है, 300-350 साल से तो चल ही रहा है। तो मतलब ये इसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही पुरानी है, प्राचीन बिल्डिंग है और ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। और बच्चों जो अब इसके जो नोटेड एलुमनाई की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान हैं, जिन्होंने आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया है। और बच्चों ऐसा भी माना जाता है कि जो गालिब थे उर्दू के मशहूर पोएट, वो भी चाहते थे कि उन्हें फ़ारसी की पोस्ट मिले, फ़ारसी एज अ फ़ारसी टीचर वो इस कॉलेज में काम करें। तो बच्चों कैसे लगी आपको ये जानकारी दिल्ली कॉलेज के बारे में, बताइए मुझे। हिंदी आचार्य में अब पढ़ते हैं हम हिंदू कॉलेज कैलकाटा के बारे में। बच्चों इसे अब हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कैलकाटा के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली ओरिजिनली 1817 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी जो फाउंडेशन कमेटी थी उसके एक मेंबर राजा राम मोहन रॉय भी थे। उनके अलावा यहाँ पे डेविड हेयर जो हैं ये एक अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ अफसर थे। इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है हिंदू कॉलेज कैलकाटा को एस्टैब्लिश करवाने के लिए। राजा राम मोहन रॉय और वैद्यनाथ मुखोपाध्याय, इसके साथ ही राधाकांत देव भी थे। तो ये हुए इसके की पीपल। तो इसको एस्टैब्लिश 1817 में किया गया और जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तो ये ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही सेक्युलर इंस्टीट्यूशन की तरह एस्टैब्लिश किया गया, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन की तरह एस्टैब्लिश किया गया उस समय पर। और बच्चों ये जो कॉलेज है ये काम करना शुरू कर गया था 20 जनवरी 1817 में और इसके अंदर सभी धर्मों के जो लोग थे, सभी धर्मों के लोगों को इसमें एडमिशन दी जाती थी। और इसका जो मेन एम था कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और इसको ईटन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। इसको ईटन ऑफ द ईस्ट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ईटन जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का इंग्लैंड में। तो इसको भी उस तरह से ही बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि इसमें इतने फंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक नई पहल थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एक्चुअली दो भाग थे। तो जो पहला भाग था वो था महापाठशाला, दूसरा था पाठशाला। तो जो पाठशाला था वो था हिंदू स्कूल और जो महापाठशाला था वो आगे जाके जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते थे वही कॉलेज था और इसी में ही पाठशाला थी, दोनों एक साथ बनाए गए थे। तो ये जो हिंदू कॉलेज है कैलकाटा का। और बच्चों ये जो इंस्टीट्यूट है अंग्रेज़ों के बाद, आज़ाद होने के बाद 2010 में ये कॉलेज, इससे पहले ये कॉलेज की तरह एक काम करता था। 2010 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया और आज इसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहते हैं जो कि कोलकाता में है।
बच्चों हिंदी आचार्य में अब पढ़ते हैं हम कलकत्ता मदरसा के बारे में, कैलकाटा मदरसा के बारे में अब पढ़ते हैं। ये एक्चुअली आज के टाइम पर अलाया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों। अब आपको एक चीज़ बताती जाऊं कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, और गवर्नर जनरल नहीं थे क्योंकि वो तो बाद में बनते हैं। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो थे वो गवर्नर थे। अब ये जो गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स इस तरह के गवर्नर थे, उनके साथ और भी कई अंग्रेज अफसर थे जो कि ओरिएंटलिज्म में मानते थे बच्चों। ओरिएंटलिज्म का मतलब है कि जो भारत को, भारत के इतिहास को, भारत के कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे और उसके बारे में जानना चाहते थे। तो ये उस तरह के माइंडसेट के लोग थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के पहल पर ये जो कलकत्ता मदरसा है इसकी स्थापना होती है, और इसके कई नाम हैं। इस्लामिक कॉलेज ऑफ कैलकाटा या कैलकाटा मोहम्मदन कॉलेज, यही नाम एक्चुअली कैलकाटा मोहम्मदन कॉलेज जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखा था इसका। और इसका एक और नाम है मदरसा अलाया, और इस अलाया मदरसा के नाम पर ही आगे अलाया यूनिवर्सिटी आज के टाइम पर एस्टैब्लिश्ड हो गई है। तो बच्चों इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक मदरसे के तौर पर 1780 में। और ये जो कैलकाटा मदरसा है इसके बारे में एक सबसे विशेष चीज़ ये है बच्चों, ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जो कि अंग्रेज़ों की मदद से, अंग्रेज़ों की पहल से मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सबसे पहला इंस्टीट्यूट था, तो वो आप लिखोगे कलकत्ता मदरसा था। इसके साथ ही कलकत्ता में ही उन्होंने हिंदू कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया है, लेकिन वो 1790 में किया है। तो सबसे पहला अगर पूछा जाएगा आपसे सवाल तो आप 1780 वाला कैलकाटा मदरसा ही बताएंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। और इस मदरसा में बच्चों पहल नेचुरल फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, अरबिक पढ़ाई जाती थी, पर्शियन, थियोलॉजी, इस्लामिक लॉ, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, अरिथमेटिक पढ़ाया जाता था, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, और रेटरिक और ऑरेटरी भी इसमें सिखाई जाती थी। ऑरेटरी मीन्स भाषण देने की जो कला है। तो इस तरह की इसमें पढ़ाई हुआ करती थी। तो बच्चों इसके जो सबसे पहले जो हेडमास्टर हैं मुल्ला मजदुद्दीन हैं। अब देखो बच्चों इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का, अभी इन वीडियोस के बाद हम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से पहले अंग्रेज़ों ने किस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाए थे इंडिया में, अभी हम उनको पढ़ रहे हैं। तो ये कलकत्ता मदरसा सबसे पहला इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था। ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट के अंग्रेज़ों ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब बच्चों देखो पहल तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ले रही है इस तरह से काम, इंटरेस्ट ले रही है एजुकेशन के फील्ड में, जिस तरह की एजुकेशन इंडिया में हुआ करती थी। लेकिन जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ जाता है तो इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए हुए थे, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो कैलकाटा का, या बनारस का संस्कृत कॉलेज हो, या फिर कलकत्ता का मदरसा हो, या दिल्ली कॉलेज दिल्ली का हो, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने फिर जो फंडिंग देनी है वो बंद कर दी, इनको प्रमोट करना बंद कर दिया। इसकी वजह से फिर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाए, लोकल लोगों की मदद से सर्वाइव कर पाए। और फिर ये जो इन्होंने जो मॉडर्न एलिमेंट इसमें जो डाला था वो मॉडर्न एलिमेंट भी इन इंस्टीट्यूट से चला गया। तो आज की डेट में ये जो कलकत्ता मदरसा है ये, इसके ऊपर बच्चों 1947 का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जब बंटवारा होता है 1947 में, तो जो ईस्ट पाकिस्तान है जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया, तो उसमें ज़्यादातर इसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स जो इम्पोर्टेंट थी वो सब उधर ले गए थे। तो इसका मतलब ये एक तरह से बंद हो गया था। इसको दोबारा से खोला है अबुल कलाम आज़ाद ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो, और उन्होंने इसको दोबारा से खोला है। एक कॉलेज के रूप में ये चलता रहा, और फिर बाद में ये अलाया यूनिवर्सिटी के नाम से आज की डेट में ये जाना जाता है। तो बच्चों इसकी ये सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। कलकत्ता मदरसा जो है वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है, अंग्रेज़ों की तरफ से 1780 में इस्टेब्लिश किया गया। आज ये यूनिवर्सिटी है कोलकाता में।